गुड इवनिंग टू यू ऑल। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है मेंस वाले प्रोग्राम में। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेंस एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद जाए, लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उन परिस्थितियों में अगर देखें तो इस बात की संभावना प्रबल है। अपने को म्यूट कर लें आप लोग। इस बात की संभावना प्रबल है कि मिड अक्टूबर में मेंस एग्ज़ाम हो जाए, चूँकि इंटरव्यू के डेट ऑलरेडी मेंस इलेक्शन के बाद रखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से इसकी प्रबल संभावना बनती है। जहां तक अगले 15 दिनों के अप्रोचेज की बात है, क्योंकि 30 को लास्ट क्लास लूंगा, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लें। मैक्सिमम चीजों को हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ चीजें करंट सेक्शन में हैं जो बाकी हैं, और आगे के क्लासेज में जो हमारे अप्रोचेज होंगे वो दो प्रकार के अप्रोचेज होंगे। मुझे लग रहा है कि आईआर पर 3 से 4 क्लासेज होंगे करीब करीब, और अदर टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं। और उसमें चूंकि कई सारे टॉपिक पर मैं काम कर चुका हूं, कई सारे टॉपिक पर काम हमारा मिड में है। जब आपके साथ नहीं भी था उस समय भी इंटरव्यू के क्लासेस चल रहे थे, उसमें कई सारे टॉपिक पर हमने काम किया है। तो मेरी कोशिश होगी कि अगले 2-3 दिनों में उस काम को फिनिश कर लूं, मटेरियल उपलब्ध करवा दूं, फिर आईआर पर क्लासेज लूं। अभी जो हमारी प्राथमिकता है, कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स के बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के बचे हुए हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि एक टेस्ट के डिस्कशन को कंप्लीट कवर करूं। उसके अलावा जो टॉपिक बच रहे हैं टेंटिवली टेस्ट के डिस्कशन को कवर करने के बाद उसके साथ उसको सप्लीमेंट करूं, और फिर करेंट नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो छोटे बड़े टॉपिक हैं हम उसको कवर करें। तो उस सिलसिले में आज मैं पिक करना चाहूंगा टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के हिस्ट्री वाले सेक्शन पर हमारा आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। यहां पर एक सजेशन दूंगा कि जो लोग भी टेस्ट में एनरोल्ड हैं उनको हमारा सजेशन होगा, मोबीशाला पर आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि 65th बीपीएससी के जो टेस्ट शेड्यूल रहे हैं वो 2 राउंड में रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो टेस्ट हुआ था उसके 6 डिस्कशन मोबीशाला पर उपलब्ध हैं, उससे जरूर गुजरें। सेकेंड राउंड के टेस्ट में आज मैं पॉलिटी सेक्शन को पिक करने जा रहा हूं, और टेस्ट 3 क्वेश्चंस जो हमारे हैं वह है टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। कोरोना संकट ने किस प्रकार इसके लिए चुनौतियां उत्पन्न की हैं।
और जब इस प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा तो इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न पिक करूंगा। वह प्रश्न है, मैं यहां संकेत में लिख रहा, आप पूरा प्रश्न लिख लें। कोरोना संकट के दौरान आम लोगों के मूलाधिकारों पर संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ा। आम लोगों के मूलाधिकारों पर संकट मंडराता हुआ दिखाई पड़ा और उनके मूलाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए इसके औचित्य की समीक्षा करें। देखें, एक आग्रह मेरा होगा आपसे, और आग्रह के साथ साथ मेरी आपसे सलाह होगी। यद्यपि इस बात की संभावना कम है कि आप मेरी सलाह और मेरे आग्रह को मानेंगे, फिर भी मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं अपने प्रति ईमानदार हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं। वह यह कि जिस तरीके से हम इशूज को कवर करने जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रश्न को आपके सामने डील करने जा रहे हैं, मेरी यह सलाह होगी कि अगले 1 महीने के दौरान पढ़ने के क्रम में उस अप्रोचेज को प्रैक्टिस सेशन में आप अपनाएं। पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखें। इसकी अगर मुझसे पूछें तो इसकी मैं उतनी आवश्यकता नहीं समझता, बशर्ते कि आप टाइम मैनेज करने की स्थिति में हो, जितनी आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रश्न को समझें और प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न की मांग के हिसाब से चीजों को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। और इसलिए हर प्रश्न को जो मैं यहां पर अप्रोच करूंगा, प्रश्न की मांग के हिसाब से अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 डायमेंशन है। पहला प्रश्न का पहला डायमेंशन है संविधानवाद से आशय। संविधानवाद क्या है? और प्रश्न का दूसरा डायमेंशन है कोरोना संकट और इसका संविधानवाद पर असर। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा प्रश्न का जो फोकस एरिया है यह है इंपैक्ट ऑफ कोरोना क्राइसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर हम संविधानवाद को डिफाइन करें तो संविधानवाद को डिफाइन करते हुए हम कह सकते कि संविधानवाद वह अवधारणा है जो संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती हुई आती।
कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करती हुई आती है। और अगर संविधानवाद की अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करती हुई आती तो उस स्थिति में प्रश्न यह उठता कि संविधानवाद की उस धारणा का भारतीय संविधान से क्या संबंध जुड़ता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की अवधारणा है, और अगर हम देखें तो अमेरिका में जुडिशियल सुपरमेसी की अवधारणा है। लेकिन भारत न तो संसदीय सर्वोच्चता की अवधारणा को स्वीकारता है और ना ही भारत जो है न्यायिक सर्वोच्चता की अवधारणा को स्वीकार करता है। भारत में अगर आप देखें तो संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए देखें तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया गया है। और इसलिए अगर आप देखें तो भारत में सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की अवधारणा जो है वह संविधानवाद के सैद्धांतिक आधार को निर्मित करती हुई आती। अब अगर हम यह देखें, कोविड क्राइसिस के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर इंपैक्ट को हम तब तक समझ पाने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक हम यह समझने की कोशिश न करें कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को किस तरीके से सुनिश्चित किया गया। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में ज्यादा नहीं 4 से 5 मेजर पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर पहली अवधारणा, अगर हमें पहला कंटेक्स्ट लेना है तो रूल ऑफ लॉ की संकल्पना, विधि के शासन की अवधारणा के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करने का प्रयास किया गया। दूसरी अवधारणा अगर आप देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा जो है, जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा है, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा के जरिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करने का प्रयास किया गया है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर करता हुआ आता वह है क्या, तो वह है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। अर्थात शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत, और शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत के साथ साथ भारतीय संविधान नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा को स्वीकार करती हुई आती। चौथा जो कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ आता, वह चौथा कंटेक्स्ट आपको उभर करके आता है, वह है नैसर्गिक न्याय की संकल्पना। पांचवा कंटेक्स्ट अगर कहें तो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए आता है। छठा अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो छठी अवधारणा है जो कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना है। यह 6 बिंदु हैं, अर्थात विधि के शासन की संकल्पना के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर किया गया, जुडिशियल रिव्यू के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इंश्योर किया गया है। तीसरा, शक्ति पार्थक्य की अवधारणा, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह न्यायपालिका हो,
उनकी उनकी शक्तियों को संविधान के जरिए परिभाषित किया गया है और सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, लेकिन साथ ही उनसे यह अपेक्षा भी की गई है कि वे एक दूसरे को चेक एंड बैलेंसेज करने का भी काम करेंगे, ताकि यह इंश्योर किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करते हुए उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाए, और अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट किया जाता तो ऐसी स्थिति में सरकार के अन्य अंग जो हैं उसको चेक करने का काम कर सके। इसी के कंटेक्स्ट में आपने देखा, इसी के कंटेक्स्ट में आप देखते हैं नैसर्गिक न्याय की भी संकल्पना आती है। इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 21 में जाएंगे तो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की संकल्पना है, जिसको अर्थात किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जो अवधारणा है उसको 1978 में जुडिशियल डिसीजंस के जरिए रिप्लेस किया गया है इन इम्पैक्ट, किसके जरिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा यह कहती है, जिसको हिंदी में विधि सम्यक प्रक्रिया कहते। तो विधि सम्यक प्रक्रिया में केवल इस बात को नहीं देखा जाता कि जो लीगल प्रोसीड्योर है उसको फॉलो किया गया है या नहीं, बल्कि इस बात का भी परीक्षण किया जाता है कि जिस लॉ के तहत किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है वह लॉ रीजनेबल है या नहीं, वह लॉ युक्तियुक्त है अथवा नहीं। और इस युक्तियुक्तता का परीक्षण जुडिशियरी के द्वारा किया जाता है। अगेन अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो अगेन इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है आर्टिकल 13(2) में न्यायपालिका को इस बात का अधिकार दिया गया है कि अगर संसद या विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाती है जो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का परीक्षण कर सकती है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के कंटेक्स्ट में देखें, जहां तक जिस हद तक वह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करती है उस हद तक उसको इनइफेक्टिव घोषित किया जा सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता। और इसी के तहत अगर आप देखें तो 1973 में, आजकल एक चीज ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती केस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी केशवानंद भारती की मृत्यु हुई है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो बीपीएससी में चूंकि पेपर जो है लगभग 1 महीने के आसपास पहले सेट होता है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विवाद जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मूल ढांचे की संकल्पना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो जुडिशियरी वर्सेस पार्लियामेंट के बीच का जो विवाद है वह विवाद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस स्तर पर प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा क्या कहती है? बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा यह कहती है कि हर संविधान के कुछ मूलभूत अभिलक्षण होते हैं और उस संविधान में अगर भारतीय संविधान के कंटेक्स्ट में बात करें तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, संसद को संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, नया संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह कहा गया कि संविधान के जो मूलभूत अभिलक्षण हैं उन अभिलक्षणों को जो संविधान संशोधन प्रभावित करते हैं वे संविधान संशोधन जो हैं वे संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि वे संविधान में परिवर्तन है। वे एक तरह से नए संविधान का निर्माण करते हैं जिसकी अथॉरिटी संसद को नहीं। अब इन्हीं बिंदुओं के कंटेक्स्ट में हम यह देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार कोविड क्राइसिस ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए चैलेंजेस क्रिएट किया है
और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो पहला प्रश्न जो मैं यहां पर उठाऊंगा वह यह कि कोविड संकट का नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा क्या पिछले 6 महीने के दौरान देखें चेक एंड बैलेंसेज की जो अवधारणा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेज का जो संवैधानिक अवधारणा है, क्या वह प्रभावी तरीके से काम कर रही है? क्या न्यायपालिका को जो दायित्व संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं, क्या न्यायपालिका उन दायित्वों का प्रभावी तरीके से निर्वाह कर रही है? क्या वह निर्वाह कर पाने की स्थिति में है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा कंटेक्स्ट देखें, लेजिस्लेटिव को जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्या लेजिस्लेटिव अपनी उन जिम्मेवारियों का निर्वाह कर पा रही है? क्या एग्जीक्यूटिव पर इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए जो संवैधानिक उपबंध किए गए, क्या वे संवैधानिक उपबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं? यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा कंटेक्स्ट देखें, एग्जीक्यूटिव को जो जिम्मेवारी सौंपी गई, एग्जीक्यूटिव के पास मेनली इंप्लीमेंटेशन ऑथोरिटी है, लेकिन कोविड क्राइसिस की पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तब पार्लियामेंट हो या विधानमंडल हो, वो पूरी तरह से ठप्पे हैं। अर्थात लेजिस्लेटिव जो है उसका काम पूरी तरह से रुका हुआ है, और लेजिस्लेटिव के काम के ठप्प होने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंसेज का कॉन्सेप्ट है और पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल है, वह ना तो वह कंट्रोल इंश्योर किया जा पा रहा है, ना वह पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंसेज का कॉन्सेप्ट जो है वह प्रभावी तरीके से काम कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ऑब्वियसली देखें पिछले 6 महीने के दौरान जुडिशियरी बहुत पावरफुल, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल बनकर के सामने आई है, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव पर जुडिशियरी भी चेक एंड बैलेंसेज को इंपोज करने का काम करती है, और अगर जुडिशियरी के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या जुडिशियरी प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है? क्या न्यायपालिका अपने क्रियाकलापों का प्रभावी तरीके से निष्पादन कर पा रही है? और जो संवैधानिक दायित्व न्यायपालिका को सौंपे गए हैं, क्या न्यायपालिका उन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सफल है अब तक? यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो इमर्ज करता हुआ आता, वह तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह इमर्ज करता है कि क्या आपको नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव ने अपनी एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन को क्रॉस करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को क्रॉस करते हुए तमाम शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की, और इसके कारण मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है और चेक एंड बैलेंसेज का जो सिद्धांत है, यह कहीं ना कहीं प्रभावी तरीके से काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक और न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण के काम को प्रभावी तरीके से कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका जो है कोविड क्राइसिस के कारण प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रही। दूसरी ओर संसद भी कार्यपालिका पर नियंत्रण को सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में नहीं है। तीसरी ओर अगर आप देखें तो तीसरी ओर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग जो है वह कहीं ना कहीं उसमें देखेंगे एक प्रकार का आर्बिट्रेरीनेस दिखाई पड़ता, कार्यपालिका के व्यवहार में
एक प्रकार का मनमानापन दिखाई पड़ता। कई बार कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस निर्णय को रैशनलाइज कर पाना मुश्किल होता चला जा रहा। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, चौथा कंटेक्स्ट क्या इमर्ज करता। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो अगर चेक एंड बैलेंसेज इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे, और यहां पर एक और बात ध्यान रखेंगे, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी तो है, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी जो है वह कहीं ना कहीं टिल्टेड है। उस संवैधानिक सर्वोच्चता का झुकाव जो है किसकी तरफ है, तो उस संवैधानिक सर्वोच्चता का झुकाव जो है वह कहीं ना कहीं न्यायपालिका की तरफ है। और उस संवैधानिक सर्वोच्चता का झुकाव न्यायपालिका की तरफ क्यों है, तो एक संविधान ने न्यायपालिका को संविधान के संरक्षण की जिम्मेवारी सौंपी है, और संविधान के संरक्षण की जिम्मेवारी के मद्देनजर अगर आप देखें तो न्यायपालिका को दो विशिष्ट अथॉरिटी प्रदान की गई है। नंबर 1 अगर देखें तो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है न्यायपालिका को। नंबर 2 अगर आप देखें तो इसी के मद्देनजर आर्टिकल 32 जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता, जिसके जहत जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी भी कहा जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की स्थिति में इफेक्टिव होते हैं, वह भी प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 उस कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी को झुका देती है किसकी तरफ, तो न्यायपालिका की तरफ। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। लेकिन जुडिशियरी ने 1970 के दशक में 2-3 ऐसे निर्णय लिए जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी को जुडिशियल सुपरमैसी की ओर ले जाने का काम किया। वह है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट दिया गया 1973 के केशवानंद भारती केस में। उसने पार्लियामेंट की तुलना में जुडिशियरी की स्थिति को स्ट्रेंथन करने का काम किया। और दूसरा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट मेनका गांधी केस में दिया गया 1978 में, उस ड्यू प्रोसेस लॉ ने भी कहीं न कहीं एडिशनल अथॉरिटी प्रदान की, किसको, न्यायपालिका को। और इसके कारण न्यायपालिका की स्थिति निरंतर मजबूत होती चली जाती। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है न्यायपालिका ने उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, बल्कि वह अनडिफाइंड है। और यह कहा गया कि चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से जैसे जैसे जरूरतें बदलेंगी उस हिसाब से जरूरत पड़ने पर बेसिक स्ट्रक्चर की, संविधान के मूल ढांचे की न्यायपालिका के द्वारा व्याख्या की जाएगी। तो यही स्थिति जो है। तो अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कई सारे अधिकार हैं। जैसे अगर आप देखें संघवाद की अवधारणा, फेडरल स्पिरिट जो है, पूरे के पूरे इस कंटेक्स्ट में, कोविड क्राइसिस के कंटेक्स्ट में जाकर देखें, कोविड क्राइसिस और फेडरलिज्म पर विस्तार से आपके साथ क्लास हो चुका है, इसलिए उस इशू की तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगा। यहां पर सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि पूरे के पूरे कोविड क्राइसिस के दौरान जो है, आप अगर देखें तो ये कहा जाता है पावर 2 के पास ही है, अथॉरिटी 2 के पास ही है, या तो पीएम के पास है या डीएम के पास है। पूरे के पूरे कोविड क्राइसिस के दौरान यूनियन के द्वारा, संघ के द्वारा जो निर्णय लिए गए, और उस निर्णय के क्रम में कहीं ना कहीं राज्यों की अधिकारिता का भी अतिक्रमण होता था। लेकिन संघ ने निर्णय लेने से पहले राज्य को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की। संघ ने निर्णय लिया, और निर्णय लेते हुए उसने अपने निर्णय को राज्यों के ऊपर थोप दिया। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं ना कहीं फेडरल स्पिरिट का यह वायलेशन जो है वह कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अवधारणा के अगेंस्ट जाता है।
अगेन इसी के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, आप अगर देखें तो कोविड क्राइसिस के क्रम में मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स का ग्रॉस वायलेशन दिखाई पड़ता। आम लोगों, नागरिकों के मूलाधिकारों का आपको उल्लंघन पूरे के पूरे कोविड क्राइसिस के दौरान दिखाई पड़ता। आप अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं रेफर करना चाहूंगा राइट टू प्राइवेसी की ओर, निजता के अधिकार की ओर। राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं ये आरोग्य सेतु ऐप जो है, आरोग्य सेतु ऐप जो कि कहीं ना कहीं जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से अटैच्ड है, और आरोग्य सेतु ऐप जो है जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से ही अटैच नहीं है, बल्कि आरोग्य सेतु ऐप में जो भी सूचनाएं आप शेयर करते हैं, आपकी सूचनाएं औरों के साथ शेयर की जाती हैं। और तीसरी बात इसके कंटेक्स्ट में कहूंगा, वह यह कहना चाहूंगा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप के कंटेक्स्ट में देखें तो इसमें, इसके संदर्भ में, इसका जो लीगल स्टेटस है उसके संदर्भ में आपको स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ता, आपको पारदर्शिता का अभाव दिखाई पड़ता, आपको जवाबदेही का अभाव दिखाई पड़ता, और केंद्र सरकार यह एश्योर कर पाने की स्थिति में नहीं है, यह आश्वस्त कर पाने की स्थिति में नहीं है कि आरोग्य सेतु ऐप के तहत जो डाटा उसने कलेक्ट किया, एक बार कोविड क्राइसिस के समाप्त होने के बाद उस डाटा को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, वह डाटा किसी और के हाथ नहीं जाएगा। और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं रेफरेंस देना चाहूंगा केएस पुट्टास्वामी मामला, केएस पुट्टास्वामी मामला जो है उसमें राइट टू, जो आधार विवाद के रूप में भी जाना जाता, तो राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स के रूप में वहां पर डिफाइन किया गया है। नंबर 2, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू बी हेल्दी, राइट टू गुड हेल्थ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वे अगेन राइट टू एजुकेशन, ये ऐसे अधिकार हैं जो कि कहीं न कहीं इस दौरान इनका वायलेशन दिखाई पड़ता है। मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा क्योंकि इस प्रश्न को भी देखें, कोरोना संकट के दौरान फंडामेंटल राइट्स के क्राइसिस की बात हो रही है। एक दो रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। अभी नीट एग्जाम हुआ ना, या नहीं हुआ? और अभी जो नीट एग्जाम हुआ है, यह मामला कोर्ट में भी गया था। जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच ने इस मामले को देखा और नीट एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और जस्ट उसके कुछ ही दिनों बाद आप अगर देखें तो जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर रहे थे, बार काउंसिल ने जो है उन्हें जो है उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया और जस्टिस अरुण मिश्रा को इनवाइट किया गया बार काउंसिल के द्वारा। उन्होंने कोविड का हवाला देते हुए बार काउंसिल के उस विदाई समारोह में जाने में अपनी ओर से असमर्थता प्रदर्शित की। अब मैं एक बात जानता कि लाखों बच्चे एक जगह से दूसरे जगह नीट और जेईई का एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन हमारे न्यायाधीश महोदय जो है अपने विदाई समारोह में नहीं जा सकते। क्या आपको नहीं लगता कि यह दोहरेपन को दर्शाता है? दूसरा प्रश्न मैं उठाना चाहूंगा, पूरे के पूरे माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को देखें। लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इमर्ज करती है, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के मसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार, यह क्या दर्शाता हुआ आता? क्या आपको नहीं लगता कि उस स्थिति में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी
उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। अपनी पहल पर माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के मसले पर विचार करना चाहिए था और आवश्यक पड़ने पर सरकारों को और प्रशासन को उचित समुचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए थे। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ था। यहां पर स्पेशली आर्टिकल 21 को मैं रेफर करना चाहूंगा और आर्टिकल 21 को रेफर करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था इमरजेंसी के अनुभवों की पृष्ठभूमि में, और 44th अमेंडमेंट के जरिए यह इंश्योर करने का प्रयास किया गया कि अगर राष्ट्रीय आपात की भी उद्घोषणा होती है, वैसी स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। आज पार्लियामेंट के सेशन में आज कल से शुरू हुआ, कल और आज सरकार के रिप्लाई को देखे, जब सरकार से पूछा गया कि माइग्रेंट लेबर लॉकडाउन और लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में जो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस उत्पन्न होता है, उस माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के कारण कितने लोगों की जानें गई और सरकार के द्वारा उनको क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार की ओर से यह रिप्लाई आता है कि सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने लोगों की जानें गई, और जब सरकार के पास इस बात का डाटा ही नहीं है, आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोगों की जान गई, तो मुआवजे का प्रश्न ही कहां उठता है। और समस्या यह नहीं है, यहां पर इस बात को ध्यान में रखें, यहां पर इस बात को ध्यान में रखें। ध्यान में रखने की आवश्यकता इस बात को है कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस जो है वह मेयर माइग्रेंट लेबर क्राइसिस नहीं है, यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और मैंने पहले भी कहा, यह सरकार और प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं यह समाज की असफलता को इंडिकेट करता हुआ आता है। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो कोविड क्राइसिस ने, मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, ब्रिटेन का रेफरेंस देना चाहूंगा। ब्रिटेन में उस कोविड क्राइसिस फेज में भी, लॉकडाउन फेज में भी वहां का पार्लियामेंट काम करता रहा। क्या ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता, तो क्या ऑनलाइन पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो सकता है क्या? यह अहम प्रश्न है। अगर पार्लियामेंट के सेशन बुलाए गए, तो सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता कि पार्लियामेंट के सेशन में प्रश्नकाल को अनुमति क्यों नहीं दी गई? प्रश्नकाल को अनुमति नहीं दिया जाना, क्या आपको नहीं लगता यह कहीं ना कहीं जो है वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर करेगा? तो ये कई सारे प्रश्न, अगेन अगर आप जाकर के देखें, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ रहने के अधिकार को मूलाधिकार घोषित किया है आर्टिकल 21 के तहत। आपने देखा इस पूरे कोरोना क्राइसिस के क्रम में लोग हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटकते रहे, लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ अदालत की क्या भूमिका वहां पर होनी चाहिए थी? आपने यह देखा कि उस माइग्रेंट लेबर क्राइसिस के कारण कई लोग भूखे मरे हैं। वहां पर सरकार और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रश्न यहां पर यह उभर करके आता, जिन लोगों का रोजगार छीना, क्या उनके पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था सरकार से? आपकी इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और फिर भी ब्रिटेन ने
ब्रिटेन ने जिन लोगों के रोजगार प्रभावित हुए उनके लिए 80% उनकी सैलरी को इंश्योर किया, सरकार ने इंश्योर किया। क्या यह जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं थी? क्या भारत सरकार को इस दिशा में पहल नहीं करना चाहिए था? नेक्स्ट पॉइंट मैं लाना चाहूंगा राइट टू एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। और राइट टू एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखें, लगभग पिछले 6 महीने से पूरी की पूरी शैक्षिक व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। और यहां जब शैक्षिक व्यवस्था की बात मैं कर रहा तो जो कुछ इन्हें गिने जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं पूरे के पूरे एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहा, पूरे के पूरे एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, अगेन अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई मसलों पर कहा। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, क्वारंटाइन सेंटर में जीने की परिस्थितियां नहीं थी, रहने की परिस्थितियां नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि वह कहीं ना कहीं गरिमा में जीवन के अधिकार का हनन है। वह गरिमा में जीवन के अधिकार का हनन है। डिग्निफाइड लाइफ वहां पर संभव नहीं है। अगेन अगर आप देखें तो जिस तरह से मोबाइल ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई, पुलिस और प्रशासन के रवैये को देखें पूरे के पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान, इनसेंसिटिव और इनह्यूमैनिटेरियन अप्रोच सामने आता है। और ये ऐसा नहीं कि ये अपवाद स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा, ये बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेगा। इस पूरे के पूरे पीरियड में जाकर के देखें, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनको कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई, इवन जिन शिक्षकों को क्वारंटाइन सेंटर पर लगाया गया, आप देखें उनका राइट टू लाइफ क्या प्रभावित होता हुआ नहीं आता। जो सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाने थे, उनके लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो पहल किए जाने थे, क्या आपको नहीं लगता कि उस पहल में कोताही बरती गई? तो ये डिफरेंट कंटेक्स्ट हैं, जिस डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसको रख करके देखा जाना चाहिए। क्लियर? अगेन एक और बिंदु मिस कर रहा है, मैं रेफर करना चाहूंगा लेबर रिफॉर्म को। स्पेशली जिस तरीके से लेबर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और लेबर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हुए जिस तरह वर्किंग आवर को 8 से बढ़ा करके 12 किया गया, क्या आपको यह नहीं लगता कि यह राइट टू लाइफ को एडवर्सली प्रभावित करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि कोई मजदूर अगर सप्ताह में 7 दिन 12 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब है कि उसे 84 घंटे महीने में काम करने पड़ रहे हैं, जबकि किसी भी स्थिति में आप 60 घंटे से अधिक का काम नहीं ले सकते। और 48 घंटे के बाद अगर उनसे काम लेते हैं तो आपको ओवर टाइम देना होगा। यहां पर ओवर टाइम का कंसेप्ट भी खत्म किया गया, और प्लस उन पर, और यह ओवर टाइम डबल मजदूरी के रूप में होता था। तो ये जो विविध डायमेंशन हैं, इन विविध डायमेंशन के परिप्रेक्ष्य में, और ये ऐसा नहीं भारत के संदर्भ में, दुनिया का अनुभव यह बतलाता है कि जब भी ऐसा कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक होता है, तो एपिडेमिक और पेंडेमिक लाइक सिचुएशन में यह देखा गया है कि नागरिकों के अधिकार जो हैं वो कहीं न कहीं सीमित होते दिखाई पड़ते, और राज्य सत्ता जो है उसकी स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती। तो ये आपको इन दोनों प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में चीजें मौजूद थी। बढ़ूं यहां से आगे। और ये ध्यान रखेंगे। हाँ बोलिए। सर, महिलाओं के प्रति जो
सर इसका तो हम मान सकते हैं। बेसिकली यह प्रश्न जो यहां पर दिया गया है ना, स्टेट वर्सेस सिविलियन है, ठीक है। राज्य के द्वारा जो अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है ना, यहां पर वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से। और इस कंटेक्स्ट में एक और बिंदु जो आप ऐड ऑन कर लेंगे वह यह कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो हाशिए पर का समूह है, वह सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जो शोषित, उत्पीड़ित और वंचित समूह के लोग हैं वो इससे सबसे ज्यादा एडवर्सली प्रभावित हुए। जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकारी हैं उनको ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, अर्थात जो सक्षम लोग हैं उनको उतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी हैं जितनी परेशानियां उन लोगों को झेलनी पड़ी हैं जो सक्षम नहीं हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित उत्पीड़ित समूह से आते हैं। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज और राजनीति का सांप्रदायिकरण भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती। जिसका सामना यह कर रही टिप्पणी करें। प्रश्न पर गौर करें। यहां चर्चा हो रही है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समक्ष मौजूद चुनौती। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समक्ष मौजूद चुनौती के रूप में किसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है? तो भारतीय समाज एवं राजनीति के सांप्रदायिकरण को। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय समाज और राजनीति के सांप्रदायिकरण के बीज हमें कहां दिखाई पड़ते? तो इसके बीज अगर आप देखें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो विशिष्ट प्रकृति है, और जब मैं कह रहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्ट प्रकृति में इसके बीज छुपाई दिखाई मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्ट प्रकृति यह है कि यहां पर धार्मिकता के लिए गुंजाइश है।
मतलब भारत में व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता और धार्मिक होते हुए भी वह धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, क्योंकि यहां पर सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है। इसके बीज अगर आप देखें तो भारतीय समाज और संस्कृति की संरचना में है। और भारतीय समाज और संस्कृति की संरचना में इसके बीज मौजूद कैसे हैं? तो जो हिंदू मुस्लिम विभेद है, इनके बीच जो अंतराल है, एक गैप जो है, और यह गैप लार्जर स्तर पर आपको दिखाई पड़ता। सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने इस गैप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया है। यह गैप वहां पर मौजूद है। तीसरे कंटेक्स्ट अगर यहां पर बैठे जाएं तो तीसरा समाज और राजनीति के सांप्रदायिकरण में अगर आप देखें तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आरपीए जो है, आरपीए 1951 जो है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 का, जो धर्म और जाति की भूमिका पर अंकुश तो लगाती है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उस अंकुश को सुनिश्चित कर पाना वहां पर संभव नहीं होता। उसके बीज वहां पर दिखाई पड़ते। और भारतीय समाज एवं राजनीति के सांप्रदायिकरण के बीज जो हैं, राजनीतिकरण जो है, इसमें राजनीति की भूमिका अहम है। राजनीति की भूमिका और राजनीतिज्ञों की भूमिका। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह भूमिका मिड 1980s के मध्य से पहले भी थी। अगर यहां से आगे बढ़ें तो यह भूमिका मिड 1980s के बाद बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। और अगर आप देखें तो लास्ट डिकेड के दौरान अगर आप देखें तो यह भूमिका और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यह है कि लास्ट 1 डिकेड के दौरान देखें तो इस भूमिका को रोल ऑफ स्टेट और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ने, रोल ऑफ स्टेट और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो है भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के जो है सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया को तेज करने का काम किया। मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 3 दशकों के दौरान भारतीय राजनीति को देखें तो भारतीय राजनीति में धर्म और संप्रदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। अगर ऑपोजिशन ने धर्मनिरपेक्षता को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में तब्दील कर दिया, अगर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने पिछले करीब 3.5 दशकों के दौरान धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को जो है वह किस में तब्दील कर दिया, तो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में तब्दील कर दिया। वहीं पर दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुत्व आधारित राजनीति को जो है एजेंडे के तहत आगे बढ़ाने का काम किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें
तो आज के परिप्रेक्ष्य में दक्षिणपंथी राजनीति का वर्चस्व जैसे जैसे भारतीय राजनीति में बढ़ता चला गया, भारतीय समाज और राजनीति के सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया तेज होती चली गई। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, आप रोल ऑफ मीडिया जाकर के देखें, भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के सांप्रदायिकरण में मीडिया की भी अहम और निर्णायक भूमिका है। कुछ दिन के बाद जो है भारतीय मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर हो, तलवार और पिस्टल लेकर के आना शुरू कर दे तो कोई भारी चीज नहीं है, बाह वो तो मरोड़ना शुरू कर ही चुके। अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरह से सालों भर हमारे यहां डिबेट होता है, या तो डिबेट का विषय हिंदू बनाम मुसलमान होगा, या डिबेट का विषय जो है भारत बनाम पाकिस्तान होगा, भारत बनाम चीन के डिबेट के विषय को लंबे समय तक ले जाने की क्षमता किसी में नहीं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, आप अगर देखें कोविड क्राइसिस जैसे क्राइसिस ने भी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के कम्युनलाइजेशन का जरिया बनकर के आती। भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के इसमें, और मैंने स्टेट और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की, पूरे के पूरे कोविड क्राइसिस के क्रम में देखें तो लगभग 15 से 20 दिनों के उस फेज को याद करें जिस फेज के दौरान तबलीगी जमात का मसला सामने आया था, और केंद्र सरकार के अधिकारी से लेकर कई राज्य सरकार के अधिकारी ने अलग खाने में यह दिखाना शुरू किया कि तबलीगी जमात के कितने केसेस पॉजिटिव आए, रेस्ट ऑफ इंडिया में कितने केसेस पॉजिटिव हैं और तबलीगी जमात के कितने केसेस पॉजिटिव हैं। और इसके जरिए भारतीय समाज और राजनीति के सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें तो कहीं न कहीं भारत जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है और जिस तरह से भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियां गंभीर और जटिल होती जा रही हैं, ऐसी स्थिति पर आने वाले समय में भी मूल मसलों पर चर्चा हो सकेगी, इसकी संभावना कम है। और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भी सरकारें मूल मसले पर चर्चा से परहेज करेंगी और वैसी स्थिति में धर्म और संप्रदाय जैसे भावनात्मक मुद्दों को लगातार राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में बनाए रखा जाएगा और इसके जरिए भारतीय समाज और राजनीति के सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया को तेज करने का काम किया जाएगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब तक धर्म और संप्रदाय राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में बने रहेंगे, जब तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों की भावनाओं को उभारने की कोशिश की जाएगी, जब तक इनके आधार पर लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, जब तक इनके आधार पर लोगों को मूल मसलों से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तब तक यह समस्या गहन से गहनतर होती चली जाएगी। और ध्यान रखेंगे, खतरनाक जाति की राजनीति भी है, खतरनाक धर्म की राजनीति भी है। दूसरी बात, यह बात भी ध्यान रखेंगे, धर्म की राजनीति के भी अपने फायदे हैं, जाति की राजनीति के भी अपने फायदे, दोनों के अपने फायदे। तो खराब धर्म या जाति की राजनीति नहीं है, खराब उसके पीछे इंटेंशन क्या है, अच्छा या खराब हुआ है। क्योंकि यदि धर्म आधारित राजनीति ना हो, जाति आधारित राजनीति ना हो, तो कहीं ना कहीं जो है सोशल मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया बाधित होगी, और सोशल मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया अगर बाधित होगी तो यह कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल इंक्लूजन के प्रोसेस को अवरुद्ध करेगा, इकोनॉमिक इंक्लूजन के प्रोसेस को अवरुद्ध करेगा। यहां पर इस बात को ध्यान में रखें, जब सरकार में बैठे लोग, आप अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक प्रोग्राम सुदर्शन टीवी के द्वारा लाया जा रहा था, वह था यूपीएससी जिहाद। इसके जरिए यह बतलाए जाने की कोशिश की गई कि किस प्रकार जिहाद को
यूपीएससी जैसे संस्थानों में भी प्रवेश करा दिया गया है और किस तरह से मुसलमान एग्रेसिवली उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, न्यायपालिका के द्वारा उस पर रोक लगाई गई और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन टीवी को उस प्रोग्राम को प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की। सवाल यह उठता कि संस्थाओं की भूमिका को लेकर क्यों नहीं प्रश्न उठेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव है जिस पर्सपेक्टिव में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन है, यह जो धर्म और संप्रदाय आधारित ध्रुवीकरण है, यह कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये वे परिप्रेक्ष्य हैं जिस परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत थी। बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलिए। सर इसमें एक डाउट था, सर क्या जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, सर समान नागरिक संहिता जैसे कानून है, हाँ, इनको छूने से भी सर क्या राजनीति में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ेगी या कुछ इस टाइप का हो सकता है? देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, एक होता है नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा होता है एजेंडे के तहत काम करना। थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट में बतलाऊंगा, जब आपने प्रश्न पूछ दिया तो 2 मिनट का समय लूंगा। मई 2014 तक अगर आप देखें तो दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति जो थी उसके केंद्र में 3 मसले थे। राम जन्मभूमि का मसला, अनुच्छेद 370 का मसला, और तीसरा मसला आपको था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला। नहीं, अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो पिछले करीब करीब 2.5 दशकों के दौरान ये तीनों मसले जो हैं कम्युनल एजेंडे के हिस्से में तब्दील होते चले गए और ये एक बैरोमीटर का काम करने लगे। बैरोमीटर यह कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय जो है और उसके हित कितने सुरक्षित हैं। वर्तमान सरकार जब आती है तो आप अगर देखें एक एक करके तीनों मसलों में हाथ लगाती है। देखें, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त करना गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जो तरीका अपनाया गया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए, वो तरीका गलत था। क्योंकि जब भी आप कोई कानून बना रहे होते तो इस क्रम में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, उस स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श अपेक्षित होता। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कानून बना करके आप उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर नहीं कर सकते। उसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को तब तक इंश्योर नहीं किया जा सकता है जब तक उस कानून के अनुपालन के लिए एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया जाए। अर्थात उस कानून के की एक्सेप्टेबिलिटी जो है लार्जर मास के बीच इंश्योर ना की जाए। तीसरा कंटेक्स्ट जो है, कई सारे तकनीकी प्रश्न इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर के को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें कई सारे तकनीकी प्रश्न छुपे हुए थे जिनका कोई उत्तर वहां पर मौजूद नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब आपने स्टेक होल्डर को लिए बिना उसको इंट्रोड्यूस किया और इस रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया जाना। दूसरा, पहले भी कहा, एक प्रश्न आज भी है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता
मसला यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था। मसला यह है कि क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को टू सम एक्सटेंट इनइफेक्टिव बनाया गया और प्रभावी बनाया गया, क्या वह तरीका सही था? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर फॉलो किया गया? नंबर 3, और उसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? तीसरा कंटेक्स्ट, राम जन्मभूमि वाला मसला। देखिए, निश्चित तौर पर यह मसला, इस मसले का हल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकला और शायद यह महत्वपूर्ण कारण था। चाहते हुए ना चाहते हुए भी लार्जर मास ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन मुझसे अगर पूछे तो उसमें 2 जगहों पर समस्याएं रही। पहली समस्या जो उसमें रहती है कि ये जो पिछले 7-8 वर्षों के दौरान फ्रिंज हिंदुत्व एलिमेंट हमारे समाज में इमर्ज किया है, इस फ्रिंज हिंदुत्व एलिमेंट ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इस्तेमाल ग्रास रूट लेवल पर कम्युनलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसने किया, निश्चित तौर पर यह चिंतनीय था और यह नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज, आप क्या सोचते मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री जी को राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने से परहेज करना चाहिए था। अगर उन्होंने परहेज किया होता, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने हैं वो तो पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें मिलेंगे ही, मिलते नहीं जाते तब भी मिलते, लेकिन वहां जाकर के वहां पर इनका जाना यह कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है। और मुझसे अगर पूछे तो इस स्थिति से परहेज किया जाना चाहिए था। और देर सवेर पूछेंगे, जिस तरह तबलीगी जमात का मसला उभर करके आया, जिस तरह संस्थागत तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उस स्थिति से परहेज किया जाना चाहिए था। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। क्लियर? बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रस्तावित संशोधन नागरिकों के लिए एनआरसी के निर्माण के